पढ़ लेते हैं, उसके बाद भाई थोड़ा ये ले लेते हैं भाई। तो पहले लेते हैं हम लोग ना एंटोमोफिलस कौन कौन से पौधे होते हैं, मतलब वो वाले पौधे जिनमें परागण होता है कीटों से, एंटोमोफिलस, और जिनमें परागण होता है हवाई अर, वो भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले कीटों से परागण होने वाले पेड़, ये सारे के सारे ऐसे फल वृक्ष हैं जिनमें कीटों से होता है परागण। आम में कीट, कौन सा कीट? घरेलुमा के, बेर, नींबूडो, अमरूद, लीची, नाशपाती, सेब, चेरी और बादाम, ये सारे के सारे वो वाले फल वृक्ष हैं जिनमें होता है पोलिनेशन, परागण होता है कीटों से। राइट भाई, कीटों से होता है। अब लेते हैं एनिमोफिलस। एनिमो शब्द आता है हवा के लिए, हाँ हवा के लिए आता है, शुरू से ही बचपन से हवा के लिए आ रहा है। एनिमो वर्ड हमेशा किसके लिए आता है? हवा के लिए, इसीलिए हवा की गति ज्ञात करते हैं एनीमोमीटर से, एनीमोमीटर से। तो एनिमोफिलस पौधे कौन से होंगे? जिनमें परागण होता है हवा से। पपीता हवा से, अनार हवा से, खजूर हवा से, काजू हवा से, नारियल हवा से, कटहल हवा से, चीकू हवा से, इन सब में होता है हवा से। क्लियर? अब देखिए बीच में शायद हो सकता है एक बड़ी सी टेबल आ रही होगी स्टोरेज वाली, बेटा देखो देखिए आ रही है स्टोरेज वाली टेबल, उसको मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि वो क्या होगी, जब हम फ्रूट्स पढ़ेंगे ना सारे के सारे क्रॉप्स, तो सबके लास्ट में स्टोरेज का टेम्परेचर आ जाएगा भाई, हाँ वो आ जाएगा, इसलिए उसको हम लोग छोड़ देते हैं। हम सीधे चलते हैं जनरल हॉर्टिकल्चर पे, सामान्य उद्यान विज्ञान पे। ठीक है, पेज नंबर 205 पे क्या भाई, देख लियो। तो टेबल मैंने छोड़ दी क्योंकि वो जितनी भी है ना टेबल में, वो टेबल काम की बहुत ध्यान रखना, उसको ये मत समझना काम की नहीं है, उसमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। स्टोरेज वाले टेम्परेचर उसमें FAO के अनुसार दिए हुए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो FAO के डाटा है ना, वो उस टेबल के अंदर है, पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन है, एक का एक क्वेश्चन है, लेकिन वो क्या करेंगे हम लोग क्रॉप्स के लास्ट में पढ़ लेंगे उसको, इसलिए उसको छोड़ दिया मैंने यहां पर। राइट है, अब लेते हैं जनरल हॉर्टिकल्चर। देखिए सबसे पुराने फल वृक्षों में यूं माना जाता है कि खजूर सबसे पुराना है। मेरे हजूर खाते थे खजूर 7000 BC में, 7000 BC में। किसमें डाल दी थी? काय डाल दी? क्लास के लिखी हुई में मंदिर में। ये वाला पूछ तो लेती ना। कैसे डाली? आता तेरे डाला ये वाला हो गया। तो सबसे पुराना फल वृक्ष माना जाता है खजूर। कहते हैं खजूर 7000 BC में इसकी खेती हो गई थी भाई शुरू। BC बोले तो बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले। क्राइस्ट कौन थे? ईसा। तो ईसा से पहले इसकी जो है ना खेती हो गई थी। ईसा के भी कितने साल पहले? 7000 साल पहले। राइट है। अब आप एक्चुअली देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आज 2021 चल रही है, मतलब 2021 है ना अभी इस समय। तो 2021, तो ये जो 2021 है ईस्वी सन है बेटा, ये क्राइस्ट के जन्म मृत्यु के दिन से इसको शुरुआत माना जाता है। जिस दिन ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, क्राइस्ट की या जीसस की मृत्यु हुई थी, उस समय इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब उस 2100 साल ये हो गई, और उसके भी 7000 साल पहले, मतलब 9100 साल लगभग, हाँ 9001 के आसपास, हाँ 9001 मतलब 9001 ही थोड़ी, 2100 चल रही है भाई, 9100, आज से 9000 साल पहले, 9100 साल पहले, 9100 साल पहले खजूर की खेती शुरू हो गई थी। और 3500 BC, ईसा के 3500 साल पहले, यानी कि आज से 2100 और 3500 और खेती शुरू हो गई थी अनार की। अंगूर भी लोगों ने उसी समय जो है ना 2440 BC में शुरू कर दिया था। इसके बाद पुराणों में आम भी आता है, केला भी आता है, नारियल भी आता है। और ये केला, नारियल और आम, ये तीनों ही ईसा के 2000 साल पहले खेती इसकी शुरू हो गई थी। भाई बधाई हो जिनके पास दमादम पहुंच रही है।
उनके अंदर तो जोश आ गया, मुझे पता है। उनकी तो पूरी ताकतें ना, वो पूरी सोई हुई सुषुप्त शक्तियां जाग गई। कुछ बैठ गया बीसी का। बीसी बोले तो बिरदी चंद बिल्कुल नहीं है। बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले, राइट। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। हो रहा है। लीची के ऊपर पहली बुक आ गई थी 1056 एडी में। 1056 एडी में पहली पुस्तक आ गई थी लीची के ऊपर। लीची के ऊपर किताब छप गई थी 1056 की साल में। भारत में कॉमर्शियली हॉर्टिकल्चर शुरू मानी जाती है 100 ईयर्स पूर्व, ईसापुर नहीं 100 साल से ज्यादा, मतलब कॉमर्शियली हम लोग ना 100 साल से खेती कर रहे हैं इसकी। कहते हैं कि आईने अकबरी, एक अकबर की कोई पुस्तक थी आईने अकबरी, ईसा पूर्व आना चाहिए है ना, 100 BC नहीं आनी चाहिए, ये 100 BC आएगी है ना, ईस्वी पूर्व ऐसे आएगा, वर्ष नहीं आएगा ये। 100 साल क्या, हमारे तो ना महाभारत राय में वो आ गई थी। क्या आ गई थी महाभारत में भैया? वो रामायण के अंदर वो कोई लंका वंका में, अशोक वाटिका में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, तो हॉर्टिकल्चर तो थी वो। हालांकि लंका श्रीलंका है। आईने अकबरी, आईने अकबरी पुस्तक में भी अकबर ने ऐसे लिखा हुआ कि अकबर ने दरभंगा बिहार के पास 1 लाख आम के पौधे लगाए थे। आईने अकबरी पुस्तक में लेख लिखा हुआ है कि अकबर ने ना दरभंगा बिहार, दरभंगा का तो नाम सुना होगा, 1905 में IRI की स्थापना हुई थी, तो वहां पर कहते हैं कि 1 लाख पौधे इन्होंने लगाए थे। लगाए होंगे भाई, लगा लिए होंगे। सही हो गया? सही समझ में आ गया? देखना वो मानस क्या डाले फोटो, कौन सी फोटो डाले। मेजर बेनन और कैप्टन ली, इन्होंने भी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में सेब का पहला बगीचा लगाया था। हो गए भाई? अरे बेटा अकबर वाला थोड़ी है ये, अकबर थोड़ी है ये, तो हमारी हॉर्टिकल्चर की शुरुआत हुई थी ईसा से 100 साल पहले, राइट है। हो गया? आगे चलते हैं। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ लंदन, इसकी स्थापना होती है 1804। बाद में इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम कर दिया गया था रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी। तो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना हुई थी 1804 में, बाद में इसका नाम बदल दिया गया, अब इसका नाम है रॉयल हॉर्टिकल्चर। एक्चुअली रॉयल हॉर्टिकल्चर का भी नाम बदल जाएगा, अभी देखना। रॉयल हॉर्टिकल्चर का भी बाद में आगे चल के इसको भी ना, हाँ एक सोसाइटी हो, मतलब ये अलग है। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना 1804 में हुई, फिर उसका नाम बदल दिया गया रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। फिर आया सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस, ये फिर एक सोसाइटी बनाएगी और वो 1903 में बदल गई, उसका 1903 में स्थापना हुई। आगे चल के इसका भी नाम बदल दिया गया, इसका नाम क्या पड़ गया? सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस। ये बन गई अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। अच्छा हाँ सही है, सही कह रहे हो। आईने अकबरी मुझे भी याद आ गया, मुझे भी थोड़ा थोड़ा जीके तो आता है। सही कह रहे हो आप, अबुल फजल ने लिखी थी, लेकिन उसमें ये उल्लेख है कि अकबर ने उस कोई पेड़ पाड़ लगाए थे 1 लाख के करीब। कहां पर है? कहां पर लगाए थे भाई? दरभंगा बिहार में। क्लियर? सही करो, सही करो बेटा। अब आ जाओ हिंदुस्तान का पहला हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी, ये रहा, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चरल एवं फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, सोलन हिमाचल प्रदेश। तो डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सोलन हिमाचल प्रदेश, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। 1985 देखो देखो याद आ रहा है कुछ भाई? पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना था वो तो बना था आपका 1960। कहां बना था? पंतनगर में। कहां बना था भाई? पंतनगर में। लेकिन हॉर्टिकल्चर की पहली यूनिवर्सिटी डॉक्टर YS परमार या डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 एट सोलन हिमाचल प्रदेश। हो गया भाई? हाँ एग्रीकल्चर पंतनगर में वो है,
उसका तो आता है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, वो पंतनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। लेकिन हॉर्टिकल्चर वाली कहां पर है भाई? डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सोलन, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। भारत में फल सब्जियां, मतलब इंडिया जो है ना बेटा, फल सब्जियों के उत्पादन में चाइना के बाद 2 नंबर पे आता है। वैसे मुझे पता आपको आता ही है, ये तो मैं सूर्य को हाँ दीपक दिखा रहा हूं भाई। हाँ, गोविंद वल्लभ पंत जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 में, और हॉर्टिकल्चर वाली 1985। हॉर्टिकल्चर वाली सोलन हिमाचल प्रदेश, सोलन शिमला हिमाचल प्रदेश, और उधर वाली वो एग्रीकल्चर वाली है वो जीबी पंत 1960 वाली, पंतनगर वाली। ये तो ये जो लास्ट लाइन है ना, ये तो मैंने ऐसे मजाक में लिख दी, मुझे पता सबको आती है, क्योंकि ये तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन भी है। हो गया भाई। अब जनरल डाटा ले लेते, थोड़ा सा जनरल डाटा जो अवेलेबल है उतने ले लेते हैं भाई। ये देखो, हाँ सूरज को दिया दिखा रहा हूं, मुझे पता है, ये तो सबको आता है। विश्व में 2018 के डाटा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां फल बोए गए, तो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आता है टोमेटो, नंबर 2 पे आता है केला, नंबर 3 पे आता है तरबूज। जीबीपीयू नहीं है भाई, जीबीपीयूएटी, उसका नाम है जीबीपीयूएटी, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला है टमाटर, दुनिया में, इंडिया की बात चल रही भाई। 2 नंबर पे आता है केला, 3 नंबर पे आता है तरबूज। तो फल सब्जियों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? टमाटर खाते हैं भाई, गरीब है लेकिन टमाटर खाते, मतलब कमाकर खाते हैं भाई। फिर 2 नंबर पे केला आता है पूरी दुनिया में प्रोडक्शन के मामले में, और तरबूज आता है 3 नंबर पे। इंडिया में देखते हैं कौन आता है। इंडिया में, हाँ सॉरी, भारत का विश्व में किस किस में कितना कितना प्रोडक्शन है। तो भारत जो है ना पूरी दुनिया का किसमें पहला स्थान है, मतलब पहला स्थान किस किस में है? तो एक तो आम में इंडिया ऑन द टॉप है पूरे वर्ल्ड के अंदर, केले में टॉप है, पपीते में टॉप है, और भिंडी और अदरक में भी हमारी धूम चलती है भाई, भिंडी और अदरक में भी धूम चलती है। देखो देखो हमारे यहां आम हो रहा, 40.4 हो रहा। पूरी दुनिया में जितना आम पैदा होता है ना बेटा, उसका 40.4% हम लोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी गर्व की बात है बेटा। पूरी दुनिया में कितने कंट्रीज है, उसका आधे आम तो अकेले कर रहे हैं, आधे आम तो अकेले कर रहे हैं 40.4%। केला हम लोग कर रहे हैं 25.7%। भाई डाटा बदल गए, लेटेस्ट डाटा 54% वाला जमाना नहीं रहा। अब लोग आम बोड़े लग गए, पहले जितने बोड़े नहीं है भाई इंडिया से मंगा के खा लेंगे या इंडिया में जाके खा के वापस चले जाएंगे, ऐसा नहीं रहा। आजकल आम हमारे यहाँ हो रहा है 40.4%, केला हो रहा है 25.7%, पपीता हम लोग पैदा कर रहे हैं 43.6%, भिंडी वगैरह में भी हम लोग नंबर 1 पे है, तो अदरक में भी हमारी धूम चल रही है भाई। सेकंड किस किस में आते हैं? आलू में सेकंड, प्याज में सेकंड, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन में सेकंड। भाई डाटा तो बदलते हैं ना, हर साल बदलते हैं। अब पहले वाली बात रही ना है भाई, चलो अब है ना इंडिया जाके खा के वापस आ जाएंगे, वहीं पे ना कुल्लो उल्लो कर आ जाऊंगा, ऐसे नहीं। आजकल खुद बोने लगे भाई, पाकिस्तान भी बो रहा है अपने खुद के आम, उनके पास भी बांग्लादेश वाले बो रहे हैं, है ना। इसलिए अब आ जाते हैं सेकंड किसके हो गए ना भाई, आलू में सेकंड, प्याज में सेकंड, फूल गोभी सेकंड, पत्ता गोभी सेकंड, बैंगन भी सेकंड सेकंड सेकंड। भारत में सर्वाधिक फलोत्पादन करने वाला आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इंडिया में आंध्रा ऑन द टॉप 17.52% फ्रूट प्रोडक्शन के साथ, एंड महाराष्ट्र ऑन द सेकेंड 11.54, एंड उत्तर प्रदेश ऑन द थर्ड 10.95% के साथ। इंडिया रे इंडिया, एपी फर्स्ट, इंडिया रे इंडिया, एमएस सेकेंड, इंडिया रे इंडिया, यूपी थर्ड।
आंध्रा में कितना हो रहा है 17.52% है, और महाराष्ट्र में कितना हो रहा है 11.54% है, और यूपी कर रही है भैया 10.95। चलिए अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका है? केला रे बाया, केला रे बाया एक नंबर पर आया रे। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है दोस्त केले का, बनाना। 2 पे आता है आम, 3 पे आता है नींबू वर्गीय फल। आयो रे, सब आएंगे, सब के सब आएंगे दोस्त, थोड़ा सा इंतजार कर ले, नहीं आए तो लास्ट में लिख देना। 1 नंबर पे केला, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन केला। नंबर 2 पे आम, नंबर 3 पे सिट्रस फ्रूट्स। लेकिन एरिया में आम ऑन द टॉप, एक पोजीशन यहां बदलती हुई, मतलब 1 या 3 बदल गई वैसे। आम इधर से इधर आ गया, नींबू वर्गीय उठ के बीच में आ गया। तो एरिया में आम सब, मतलब क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है? आम बाया को। वजन मतलब प्रोडक्शन ज्यादा किसका है? केला बाया को। राइट? 3 बहुत है। देखो 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 देखो, याद देखे, भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है केले का। हाँ, बनाना को यहां पे 3rd पे धकेल दिया गया है एरिया के मामले में। एक्चुअली बनाना ना कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में होता है बेटा, सबसे ज्यादा आपको पता है तमिलनाडु में होता है, जम के होता है, एकदम मतलब एक तरफा साम्राज्य है तमिलनाडु का केले के मामले में, है ना। तो सिलेक्टेड में होता है, तो एरिया में इसको प्रोडक्शन ज्यादा होता है, 1 हेक्टेयर में ज्यादा होता है केला, तो प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आ गया। एरिया में नंबर 3rd पे इसको धकेल दिया गया है। राइट है भाई? मुझे लग रहा है ये सारे डाटा आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत तगड़े फायदेमंद है, ऐतिहासिक फायदेमंद है। प्रोडक्टिविटी में पपाया आ गया, वेरी गुड। अब चलते हैं, प्रोडक्टिविटी लिख लेना बेटा, उत्पादकता में पपाया। भारत में हाँ सब्जियों में नंबर 1 पे आलू था, लो था, लो था, लो था, मतलब आलू, आलू ही है। तो ये हो गया भारत में सब्जियों में नंबर 1 पे आलू। नंबर 2 पे प्याज, नंबर 3 पे टमाटर खाते, मतलब कमाकर खाते। 2018 में बनाना आया था, अब की बार कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। सब्जी में पहले भी पश्चिमी बंगाल था, आलू सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद प्याज आता है, और नंबर 3 पे टमाटर। भारत में सबसे ज्यादा वेजिटेबल प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। 2 नंबर पे यूपी, 3 नंबर पे एमपी। वेजिटेबल में नंबर 1 वेस्ट बंगाल, नंबर 2 यूपी यूपी, नंबर 3 एमपी एमपी। प्याज उगेला महाराष्ट्र, ओहो हो। सबसे ज्यादा प्याज होते हैं इंडिया में महाराष्ट्र में, एक छत्तर राज्य है। राइट? भारत में सबसे ज्यादा केले होते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु। आम में यूपी था, यूपी है, यूपी रहेगा। आम में यूपी था, यूपी है, यूपी रहेगा, यूपी रहेगा, यूपी रहेगा, यूपी रहेगा। आम में पहले भी यूपी था, आज भी यूपी है, कल भी मुझे नहीं लगता यूपी को कोई चैलेंज करने वाला है। अब लेते हैं भारत में एक्सपोर्ट ज्यादा किसका करते हैं? आपके हिसाब से ज्यादा एक्सपोर्ट किसका करते होंगे? केवल वही जवाब दे जिनके पास बुक नहीं है, बुक वाले देख के दे देंगे, मुझे पता है। सबसे ज्यादा भारत से निर्यात किस फल का किया जाता है? अंगूरिया रे अंगूरिया, ले ले रे नान्या अंगूरिया। ऐसे अमेरिका से गीत गाते गाते लोग आते हैं कि अंगूर ले चलो इंडिया के। निर्यात में नंबर 1 पे आता है अंगूर, नंबर 2 पे आता है अनार, नंबर 3 पे आता है आम, नंबर 4 पे आता है केला, और नंबर 5 पे आता है संतरा।
राइट। अब ले लेते हैं सब्जियां। तो भारत में सबसे ज्यादा बाहर जाता है प्याज। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, प्याज का निर्यात ज्यादा है? हां जी, प्याज का निर्यात सबसे ज्यादा है। प्याज, हाँ जी हाँ जी, प्याज, प्याज, हाँ जी हाँ जी, प्याज, प्याज, हाँ जी हाँ जी, प्याज, प्याज, हाँ जी हाँ जी, हो गया। नंबर 2 पे आलू, आलू चाट। नंबर 3 टमाटर। नंबर 4 हरी मिर्च। राजस्थान में उद्यान विभाग की स्थापना अप्रैल 1989, अप्रैल 1989, अप्रैल 1989 राजस्थान के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी अप्रैल 1989। बहुत अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान के कंपटीशन में आ सकता है भाई साहब, सुपरवाइजर में आ सकता है, जेट में आ सकता है, AAO में आ सकता है, राइट। गंगानगर का माल्टा, झालावाड़ का संतरा, जालोर के अनार और चौमू का बेर आंवला। आंवला। गंगानगर का माल्टा, झालावाड़ का संतरा, आहोर जालोर के अनार, चौमू के बेर और आंवला इंडिया में फेमस है। इंडिया में? अरे हाँ, इंडिया में, इंडिया में फेमस। अरे तेरी कसम, इंडिया में फेमस है, फेमस है पक्का। NHM 2005 में, NHM 2005 में आयो रे NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। इट वॉज स्टार्टेड इन 2005। किसी जमाने का नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन आजकल इसको बदल दिया गया है MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो 2014 में NHM बदल गया। बड़ी खबर यहां से निकल के आ रही है, NHM को यहां बदला गया है। तो 2000 साल का वो दिन जिस दिन NHM बन गया था, मिड MIDH मतलब मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ऑप हो रहा गया। अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो यहां पे ऑफ थोड़ा सा मिस हो गया है, ऑफ हिंदी में लिख ले ऑफ। हो गया भाई? हो रहा है। चलो बेटा आगे बढ़ जाते हैं। एप्पल बोल ऑफ इंडिया, एप्पल बोल ऑफ इंडिया, कई बार क्वेश्चन आ लिया। जे एंड के ना ना ना, जे एंड के नहीं था, हिमाचल प्रदेश। एप्पल बॉल ऑफ इंडिया, भारत में सेब का कटोरा, हिमाचल, हिमाचल, यस यस, हिमाचल, चप चप, हिमाचल, हिमाचल हो गया ना बेटा, हिमाचल हो गया, हो गया। बांसवाड़ा, हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं वैसे तो, है ना। आम कहां का हुआ था कल बात हो गई थी, लेकिन ये आजकल उदयपुर नंबर 1 पे आ गया। बांसवाड़ा, ये तो हालांकि जनरल लिखा हुआ है कि बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, ये सारे के सारे ना आम उत्पादन के लिए बेस्ट है। ये आज तक का हॉर्टिकल्चर का पहला है आया। आज पूरी बुक में पहली बार हॉर्टिकल्चर में है शब्द आया है पहली बार है। राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए सबको पता है, अनार, बेर, आंवला, खजूर, 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 अनार राजस्थान, ये चाहिए रह गया। श्रीगंगानगर किन्नों के लिए फेमस है। भवानी मंडी, झालावाड़ संतरे के विकास के लिए, संतरे के लिए फेमस है। वो भी गलती से रह गया, वैसे उपयुक्त से काम चल सकता लेकिन है रह गया, है 1 नंबर का है आज। दूसरा आ गया, चलो 2 वाल, इतनी बड़ी इतनी लंबी दूर होगी भाई, 2 ही तो आए। दूसरा आ गया, गोला मार रहे हो क्या शैतानो, बदमाशो।
हाँ भाई, तो राजस्थान के लिए सबसे बढ़िया खजूर, ये बहुत गजब क्वेश्चन है, मुझे पता है आप इसको हल्का ले रहे हैं। राजस्थान के लिए अनार, बेर, खजूर, आंवला, अनार, बेर, खजूर, आंवला, अनार, बेर, खजूर, आंवला, अनार, बेर, खजूर, आंवला। बेटा पर्सनल कमेंट का जवाब नहीं मिलता है, उसके लिए एक नंबर है, बच्चे टाइप कर देंगे, उसके ऊपर बात करना, ठीक है। वैसे किताब को तो आउट ऑफ स्टॉक ही मानो, फिलहाल तो 2-4-5 दिन किताब नहीं मिल पाएगी शायद, अब आउट ऑफ, दोबारा फिर से आएगी, 1 आध दिन की है बस, आउट ऑफ स्टॉक ही मान लो आजकल के लिए, बाकी फिर नहीं आएगी, तभी आएगी। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल नींबू वर्गीय फलों का, राजस्थान में सबसे ज्यादा एरिया, ज्यादा प्रोडक्शन, नींबू वर्गीय फल, नींबू वर्गीय फल, बिरार नींबू वर्गीय फल, नींबू वर्गीय फल, नान्यार नींबू वर्गीय फल, नींबू वर्गीय फल। राज्य की, 1 0 ज्यादा लगा दिया बेटा, राज्य की पहली फूल मंडी, राज्य की पहली फूल मंडी अजमेर के पास पुष्कर में। मुझे लग रहा है पहली क्या, शायद अभी तक एक ही होगी, या और आपकी नजर में कोई फूल मंडी आई तो बताओ, बच्चों का ज्ञान बढ़ाओ, बढ़ाओ बढ़ाओ, अच्छे बच्चे हो। राजस्थान की पहली क्या, मुझे लग रहा है शायद पहली दूसरी यही है, या दूसरी कहीं पढ़ी हो आपने या कहीं मिली हो तो जरूर बताओ। तो पुष्कर के पास में है पहली फूल मंडी। एक ही हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, ओ कॉलेज है झालावाड़, एक ही हॉर्टिकल्चरल कॉलेज है राजस्थान में, केवल झालावाड़, और राजस्थान में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है ही नहीं, राइट। अब लेते हैं वृक्षों का संबंध। बेटा इंग्लिश मीडियम के लिए इतनी टर्मिनोलॉजी डाली इंग्लिश मीडियम में हमने, हर शब्द को अंग्रेजी में लिखा है, जो भी लग रहा है ना भाई होता है, जाता है, पीता है, खाता का तो लिखा नहीं, बाकी जितने भी बॉटनिकल नेम है, जितने भी है ना, वो सारे अंग्रेजी में डाले हुए। जिन बच्चों ने ले रखी उनको पूछो, हर वर्ड टेक्निकली लिखा हुआ है। चलिए भाई, किस अब चलते हैं, कुछ देवताओं के साथ, कुछ व्यापार के साथ ना फल वृक्ष जुड़े हुए हैं, जैसे उनको ले लेते हैं। अशोक का पेड़, इसका कामदेव के साथ संबंध जोड़ा गया है कि अशोक का संबंध होता है कामदेव के साथ। कामदेव, अशोक, अशोक, कामदेव। कदम्ब का जो वृक्ष होता है उनका संबंध माना जाता है भगवान श्री कृष्ण से। कदम्ब का पेड़ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है इनका। जो ढाक के लाल पुष्प आते हैं, ढाक है, ढाक आएगा, ढाक है, ढाक आना चाहिए, ढाक के 3 पात ऐसे बोलते हैं ना, कहीं आएगा बेटा, ढाक, ढाक। इनका संबंध माना जाता है भगवान बुद्ध के साथ। ठीक है, भगवान बुद्ध के साथ। अम्लतास के कनक पुष्प, ना उससे पहले कचनार के पुष्प, ये आएगा लक्ष्मी जी से संबंध इनका। कचनार के पुष्प ना लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। मुझे कचनार ला के दो भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, मुझको कचनार ला के दो भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, मुझको कचनार ला के दो। ऐसे लक्ष्मी जी ना भगवान विष्णु से कहा करती है कचनार ला के दो। लेकिन भगवान विष्णु भी कम नहीं है, मेरे पास नील कमल है, लक्ष्मी जी काम थे चला लो, मेरे पास नील कमल है, लक्ष्मी जी काम चला लो। तो भगवान लक्ष्मी जी को क्या पसंद है, कचनार के। तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कह रही है ना, कि प्रभु मुझे ना कचनार के पुष्प ला के दो, मुझको कचनार पुष्प ला के दो, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। तो प्रभु ने क्या कहा, नहीं भार्या, मेरे पास नील कमल है, उसी से काम चला दे। राइट। अम्लतास के जो कनक पुष्प है, अम्लतास के कनक पुष्प है, वो व्यापार में समृद्धि के लिए बढ़िया माने जाते हैं। ठीक है भाई।
हाँ, बीलपत्र का भगवान शंकर से भी है, सही बात है, बीलपत्र 3 पत्ती वाला होना चाहिए, वो है। दानव वृक्ष कहा जाता है सप्तपर्णी अलंकृत वृक्ष को, डेविल्स ट्री, डेविल्स ट्री वो कहा जाता है सप्तपर्णी वृक्ष को, राक्षसों का पेड़। हो गया भाई, हो गया, हो गया। भगवानों के साथ संबंध हो गया, प्रभु के साथ संबंध, व्यापार के साथ संबंध, राइट है भाई। अब लेते हैं टर्मिनोलॉजी। एक टर्मिनोलॉजी काम आती है हॉर्टिकल्चर में, तो महत्वपूर्ण शब्दावली है ना, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। क्रेसेंट, 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 क्रेसेंट कहते हैं, एक जापानी कला होती है बेटा, जिस क्रेसेंट का मतलब क्या होता है, कभी आप डिक्शनरी में जाके क्रेसेंट को ढूंढना। क्रेसेंट का मतलब होता है अर्धचंद्र, आधा चंद्रमा, मतलब पूरा गोल चंद्रमा नहीं भाई, ऐसे उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रेसेंट। तो अगर आपने फ्लावर्स को क्रेसेंट शेप में लगा दिया, फूलों को अर्धचंद्राकार या सी आकार में लगा दिया, तो उसको बोलते हैं क्रेसेंट, 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 क्रेसेंट। देखो फूल ऐसे लगते हैं क्रेसेंट में, आधा है चंद्रमा क्रेसेंट, क्रेसेंट। गुच्छा ना बेटा, गुच्छा अलग चीज होती है, ये कला है लगाने की, है ना। गुच्छा तो गुलदस्ता भी होता है ना। क्रेसेंट, व्हाट इज द क्रेसेंट? एक जापानीज टेक्निक है जिसमें सी आकार में लगा देते हैं फूलों को, तो क्रेसेंट तो पूरा हो ग्योरा बापू, ग्योरा बापू, ग्योरा बापू। अब लेते हैं पोलार्डिंग। पोलार्डिंग, पोलार्डिंग में क्या करते हैं, जो लकड़ी वाले हैं ना वुडी प्लांट्स, उनको 2 से 3 मीटर ऊंचाई से काट देते हैं। पोलार्डिंग, पोलार्डिंग, 2-3 मीटर ऊपर से काट, पोलार्डिंग, पोलार्डिंग, 2-3 मीटर ऊपर से काट, 2-3 मीटर ऊपर से काट। हाँ 2 मीटर कम से कम 3 तक काट देते हैं। दिस इज पोलार्डिंग, 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 पोलार्डिंग। भाई ये घोषणा करने वाले आप RSSMB के चेयरमैन है कि भाई ये नहीं है, ये किसने कहा नहीं है? ये सारे के सारे है बेटा, ये जनरल हॉर्टिकल्चर है। पहली बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंपटीशन में कोई सिलेबस नहीं होता है, केवल एक आउटलाइन दी जाती है, आउटलाइन, बाकी कोई सिलेबस नहीं होता है। आज तक न जाने कितने क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो सिलेबस में नहीं थे, फिर भी आ गए और कोई कुछ नहीं कर पाया आज तक। इसलिए ये तो सोचना है मत कि सिलेबस में नहीं है। पहली बात तो सिलेबस में ये है, नंबर 1 बात। नंबर 2, अगर ये सिलेबस में नहीं भी है ना, नहीं भी है तो बेहतरीन क्वेश्चन है। पहली बात तो सिलेबस में है। ठीक है दोस्त, ऐसे मत कर बेटा, आपको नहीं पढ़ना तो आप मत पढ़ो, लेकिन ये मत कहो किसी को, नेगेटिव बात कभी नहीं करनी चाहिए कि ये सिलेबस में नहीं है, ये कभी नहीं कहना चाहिए, गलत बात है। अरे भाई मान लेते चलो नहीं है साहब, सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा, तो जा क्या रहा है तेरा यार, हॉर्टिकल्चर पढ़ रहा है, एग्रीकल्चर पढ़ रहा है भाई। ऐसे नहीं बेटा, अपने आप को बहुत पॉजिटिव बनाओ कि मुझे ना सीखना है, और जब क्वेश्चन आता है ना क्वेश्चन, तो फिर वहां आदमी की ना धुआं निकलती रहती है एग्जाम में कि हे भगवान, सर ने बताया तो था, काश मैंने उस समय ध्यान दिया होता। ठीक है दोस्त, इसलिए, और ये बताऊं कौन करते हैं ऐसे लोग, ये मतलब एक अलग ही प्रकार का एक ग्रुप होता है ना। ठीक है, ये सिलेबस में है 101% जनरल हॉर्टिकल्चर। ठीक है दोस्त, इसलिए मुझे पता है, मैं जानता हूं जो भी कोई कमेंट आता है ना, कमेंट, तो उसके बारे में मैं ये समझ लेता हूं कि ये बच्चा ना कौन सी उसमें आता है, कौन से ग्रुप में आ रहा है, कि ये पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला है, या इसकी दोस्ती किससे है। आई कैन टेक। अरे ज्ञान नहीं है दादा, सिलेबस में है। ठीक है, हाँ, या जिन्होंने 11वीं 12वीं किताबें पढ़ी है, मे भी हो सकता है ऐसे भी हो। चले बेटा, थैंक यू। पोलार्डिंग हो गया,
पिंचिंग। इस सिलेबस में कैसे नहीं है, मेरी समझ में नहीं आया। सिलेबस में कैसे नहीं है, कैसे नहीं है बता। क्या आपके फ्रूट क्रॉप नहीं है? क्या आपके फ्रूट क्रॉप नहीं है? क्या फ्रूट क्रॉप है? तो फ्रूट क्रॉप को बेटा कभी ऊपर से काटना पोलार्डिंग कहलाता है। अब बता कौन कैसे नहीं है, बता कैसे नहीं है। तेरे कोर्स में फूल नहीं है, गुलाब नहीं है, जेस वो नहीं है, क्राइसेंथेमम नहीं है, तो उसको ऐसे सेट करना ना, क्रेसेंट कहलाता है। हे प्रभु अवतार लो, धरती संकट में है। ठीक है, अब आ जाओ पिंचिंग। पिंचिंग है सिलेबस में, है पिंचिंग कि ऊपर ऊपर से उनकी नोक तोड़ देते हैं भाई, पौधे के ऊपर वाले भाग को या तने को ऊपर ऊपर से हटा देते हैं। पिंचिंग पिंचिंग, ऊपर से हटा दे, पिंचिंग पिंचिंग, ऊपर से हटा दे। तो जो फूल वाले पौधे होते हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, उनका बेटा टिप पार्ट को हटा देते हैं। दैट इज कॉल्ड पिंचिंग 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 पिंचिंग। ये भी नहीं होगा, ऊपर से क्यों उठाएंगे आप लोग, इतने बोले थोड़ी आप, नहीं उठाएंगे मुझे पता है। अब आ जाओ ट्रिमिंग। ट्रिमिंग 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 में क्या करते हैं भैया, हॉर्टिकल्चर जो प्लांट्स होते हैं उनके अनवांटेड पार्ट्स को हटा देते हैं। जरूरत नहीं है मुझे, ये डाली नहीं चाहिए, हटा दे, इधर वाले डाली नहीं चाहिए, हटा, ये ट्रिमिंग। इसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं ट्रिमिंग। भाई तंबाकू में नहीं करते पिंचिंग दादू भाई, फूलों में भी करते हैं। फूल पढ़ना कभी, हर फूल में करते हैं, गुलाब में करते हैं, क्राइसेंथेमम में करते हैं, सब में करते हैं बेटा। अकेली तंबाकू में करते तो मैं इसको एग्रोनॉमी में पढ़ाता आपको। तो भाई जी है ट्रिमिंग। डाले कटवाए लो, ट्रिमिंग 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 ट्रिमिंग। हो गया भाई। अब ले लो प्रिकिंग। प्रिकिंग 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 अगर प्रिकिंग में पहले आरएबीडी में क्वेश्चन भी आ गया है कि जो मात्र क्यारी है ना बेटा, मात्र क्यारी मतलब जहां पर हम लोग नर्सरी तैयार कर रहे हैं, उससे ले जाके खेत में पौधों को ट्रांसफर करे, तो वो कहलाता है प्रिकिंग। मार्केट में नहीं मिलती है फिलहाल, तो यहां भी नहीं मिलेगी, एक दो दिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, खत्म होगी बेटा। मात्र क्यारी से पौधों को मुख्य खेत में स्थानांतरित करना कहलाता है प्रिकिंग। प्रिकिंग ला भाई, ले जा नर्सरी से ले जा खेत में, ओ ले जा खेत में, ले जा नर्सरी से, ओ दैट इज ब्रेकिंग है, दैट इज ब्रेकिंग है। देन पोम। पोम पोम ए टाइप ऑफ फ्लावर्स होता है बेटा, ओ ए टाइप ऑफ फ्रूट होता है। जो फाल्स फ्रूट्स होते हैं ना, उनको पोम प्रकार के फ्रूट्स बोलते हैं, लाइक एप्पल, लाइक पियर, ये हो गए पोम 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 फाल्स फ्रूट, पोम 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 फाल्स फ्रूट। पपीता, ओ सॉरी एप्पल, पियर, राइट है भाई। एपीफाइट, अधिपाद, अधिपाद, जो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं। अगर एक पौधा किसी दूसरे पौधे पे उगता है तो उसको बोलते हैं अधिपाद। एपीफाइट, एपीफाइट, ये उग गए, मन दूसरा पौधा पर उगवा दो, एपीफाइट बनवा दो, मन दूसरा पौधा पर उगाई दो, एपीफाइट बनाई दो। तो एपीफाइट क्या होते हैं, तो दूसरे पौधों पे उगते हैं, वो उगा हुआ, ये उगा हुआ, राइट। आभासी मतलब फाल्स, 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 FALS। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इनको आभासी नहीं आता, फाल्स, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। एक पौधा अगर देखो ये कोई दूसरा वृक्ष है, इस पर नया पौधा आके बैठ गया, उग गया, एपीफाइट है, अधिपादप है। ये कोई वृक्ष है, बड़ा सा पेड़ है, उसके ऊपर नया पौधा उग के आ गया,
एपीफाइट है, क्या कहलाएंगे? एपीफाइट। नई बात पता लगी है भाई जी, नवी क्लास में आ जाया करे, सच्ची में नवी क्लास में आ जाया करे कि एक पेड़ पे अगर दूसरा पेड़ उग गया तो उसको एपीफाइट कहते हैं, अधिपादप कहते हैं हिंदी में। और इनकी जड़ें बेटा हवा में रहती है और ये हवा से नमी लेते हैं ना। कसकुटा नहीं आएगा, कसकुटा एपीफाइट नहीं है। कसकुटा कैसे आएगा भाई? कसकुटा एपीफाइट जो है ना बेटा, वो एक दूसरे के एग्जाम्पल है। इनकी आवाज ये इसको परेशान नहीं करते। कसकुटा तो परेशान करने वाला है दोस्त, कसकुटा तो परेशान करने वाला है। वो तो परजीवी खरपतवार है, पैरासाइटिक है ना बेटा। नहीं, लोरेंथस भी नहीं आएगा, एपीफाइट में ही नहीं आएंगे। एपीफाइट तो अलग एग्जाम्पल होते हैं। एपीफाइट में क्या होता है? दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें एक को होता है फायदा और दूसरे को हानि नहीं होती है, उसको बोलते हैं बेटा। वो ऐसे प्लांट होते हैं, उनको बोलते हैं। राइट है भाई, हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, खेजड़ी भी पेपर उग जावे, मतलब उसके अंदर से वो उसको नुकसान नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर नुकसान करने वाला तो फिर परजीवी में आ जाएगा। वो तो फिर कोई भी हो सकता है, परजीवी या पैरासाइट तो कोई भी हो सकता है। राइट, हाँ। अब आ गया मैंग्रोव वनस्पति, दलदली पौधे। हाँ, वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है। ये है वो बच्चा जिसकी मुझे तलाश थी। एपीफाइट्स में पाए जाते हैं वेलामेंट टिश्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इनके अंदर वेलामेंट टिश्यू होते हैं और वेलामेंट टिश्यू से क्या लेते हैं? नमी लेते हैं बेटा, वातावरण से। वेलामेंट टिश्यू पाए जाते हैं। इस बच्चे की मुझे जरूरत थी, ये बहुत अच्छा बच्चा है। डेफिनेटली राजधानी की ऑफलाइन क्लास में पढ़ा हुआ 100%, मुझे लग रहा है ऐसा। अब आ जाओ मैंग्रोव वनस्पति। ये दलदली पौधे हैं, दलदली पौधे जो उगते हैं समुद्रों के आसपास। मैंग्रोव, दैट्स गुड। मैंग्रोव इसका मैंग्रोव हो गया ना, जैसे राइजोपस होता है, राइजोपस। ये आगे मन दलदल में उगा दो, समुद्र के पास उगा दो। ये दलदल में उगने वाले, समुद्रों के आसपास जो है ना दलदली लवणीय मृदा होती है, हेलाइन सॉइल्स, उसमें पाया जाता है। भैया इन भैया को मोबाइल नंबर दे दो, इनको पता जो भी जानकारी चाहिए ले लेंगे। इनके जड़ें पता ऐसे निकलती है, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ज्ञान दे देता हूं। इनकी जड़ें ना ऐसे निकलती हैं, खूंटे निकलते हैं। इनको हवा लेने के लिए, श्वास लेने के लिए ना जड़ें निकालनी पड़ती है। इन जड़ों को बोलते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर। इनके अंदर श्वसन जड़ें पाई जाती बेटा, जिनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन श्वसन जड़ों के अंदर भाई जड़ें हमेशा क्या होती है? नीचे जाती है। जैसे एक पौधा है ना, तो जड़ हमेशा नीचे जाती है, और नीचे जाने वाली जड़ को बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिक रूट्स। जियो वर्ड किसके लिए आता? आज ही बताया था मैंने, इससे पहले वाले क्लास में। जियो आता गुरुत्वाकर्षण के लिए, धरती के लिए। तो हमेशा पॉजिटिव का मतलब गुरुत्वाकर्षण की तरफ जाती है जड़ें, इसलिए हमेशा जड़ें क्या होती है? पॉजिटिव जियोट्रोपिक, पॉजिटिव जियोट्रोपिक। लेकिन ये देखो उल्टी आ रही, उल्टी बाहर आ रही है, इसलिए इनको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिक रोड्स। नेगेटिव जियोट्रोपिक रोड्स। तो ये न्यूमेटोफोर जो होती है ना बेटा, ये नेगेटिव जियोट्रोपिक रूट्स होती है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाती है, श्वास लेने के लिए आती है। ये इनकी विशेषता होती है मैंग्रोव वनस्पति की या हेलोफाइट्स की, जिसमें राइजोपोरा आ गया। ये एक आधे बच्चे ने और लिखा है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाई। एबीसीनिया आ गया, सही बात है, करेक्ट। अब लेते हैं नेक्स्ट वाला, तो ये आ गया एकेन। भाई आजा भाई, आजा एकेन, आजा। एकेन आया है, देखो तो कौन आया है? एकेन। एकेन क्या होते हैं? एकेन उन फलों को कहते हैं जिनके अंदर बीज एक ही होता है। एक ही बीज होता है। वो फल कभी जो है ना खुलते नहीं है, इसलिए अंदर ही चिपका रहता है वो। एक बीज अंदर ही चिपका हुआ, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एक बीजीय शुष्क फल,
यानी एक बीज वाला सूखा फल है जो कभी खुलता ही नहीं है, इसलिए बीज हमेशा उस फल के गर्भाशय से चिपका हुआ ही रहता है। सिंगल सीड, सिंगल सीड और कभी बाहर नहीं आए, वो अंदर ही चिपका हुआ रहना चाहिए। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एकेन 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 एकेन। स्मॉल अंग्रेजी ले लो भाई, ला अल्लाह अंग्रेजी ला बस अल्लाह। ए स्मॉल ड्राई वन सीडेड फ्रूट दैट डज नॉट ओपन टू रिलीज द सीड, कभी भी अपने बीज को बाहर निकालने के लिए खुलते नहीं है, ऐसे फलों को कहते हैं एकेन 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 एकेन। एक बीज हमेशा अंदर कभी बाहर नहीं निकले उसको कहते हैं एकेन 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 एकेन। हाँ सनफ्लावर, भाई हमारे बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको तो मुझे लग रहा है यहां से दिख ही गया सनफ्लावर, बदमाश भी है जी हमारे बच्चे। सही जवाब है सनफ्लावर, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सनफ्लावर इसका सुपर एग्जाम्पल बेटा। आयो रे पार्थेनोकार्पी 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 अगर बिना निषेचन के ही फल बन जावे, बिना निषेचन के ही फल बन जावे तो उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पी। बिना निषेचन के फल बन जावे रे मत तीरो। एक भी बीज नहीं है, थोड़े थोड़े तो है तो सही नहीं है, इनके बिना निषेचन के जो फल बनते हैं ना वो बीज रहित होते हैं, राइट है। तो ये रहे, तो बिना निषेचन के फल का विकास हो जाए पार्थेनोकार्पी पार्थेनोकार्पी पार्थेनोकार्पी। राइट। वो फ्लावर है, अच्छा वो सूरजमुखी, तो सूरजमुखी के फल नहीं लगेंगे बेटा। दुनिया में हर जो फ्लावर है ना, फ्लावर वो फल में कन्वर्ट होता है हमेशा। जैसे गुलाब है ना, गुलाब का फूल भी फ्लावर बनता है, वो फ्लावर भी फ्रूट बनता है। समझ में आई बात? हर फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है। कभी फ्लावर केवल फूल बना के अगर वो जिंदगी में अपने खत्म कर लेगा तो उसके बीज कहां से लाओगे फिर आप? वो तो फल के अंदर ही बनेंगे ना बेटा, ठीक है। और ये तरबूज है जो सीडलेस है। हाँ कोई इसके तो एग्जाम्पल कोई भी हो सकते हैं, ऐसे डाला मैंने तो खूब सारे है, तो ये तो खूब सारे होते हैं। ट्रिप्लोइड जरूरी नहीं है, ट्रिप्लोइड तो केला है बेटा, जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, मतलब कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। पार्थेनोजेनेसिस, ये जंतुओं में अगर बिना निषेचन के अंडाणु का विकास हो गया तो उसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस एनिमल में पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, राइट। अब आ जाओ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, ठीक है। एपोमिक्सिस जो अलैंगिक जनन से अंडाशय में, अलैंगिक जनन से अंडाशय में, मतलब अलैंगिक जनन होगा लेकिन अंडाशय में होगा, जननांगों में होगा, और बिना निषेचन का बन जाएगा भ्रूण यानी कि बीज। समझ रहे हो मेरी बात? इसमें बनेगा बीज, लेकिन वो बीज ओरिजिनली बीज नहीं होगा, केवल भ्रूण डेवलप होगा अलैंगिक जनन से, और वो भ्रूण कहलाएगा या बीज कहलाएगा। भाई साहब सेम कमेंट अलाउ नहीं है, आप शायद नए आए यहां पर, आपकी विदाई तय हो रही है यहां से। अगर अगली बार दो आ गए ना आपके, ओ भाई साहब कंट्रोल, जाने की तैयारी है, दोबारा कमेंट नहीं आएगा जिंदगी में ये राज। और यूं बेटा बेटा यूं सोचेगा भगवान कभी मेरा कमेंट आ जाए। सेम कमेंट अलाउ नहीं है यहां, ये कोई लल्लू पल्लू टाइप का नहीं है, कुछ भी आप कुछ भी डाल दो। पार्थेनोजेनेसिस का उदाहरण, ये है क्वेश्चन। पार्थेनोजेनेसिस का उदाहरण होता है जैसे मधुमक्खी 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 मधुमक्खी, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं बेटा, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, नहीं बच रहे तो। अरे भाई क्वेश्चन तेरा इस लायक नहीं है कि जवाब दिया जाए, हर उस क्वेश्चन का जवाब देता हूं जो जिसका किसी को फायदा हो जाए। वो जो आप जो पूछ रहे हो ना क्वेश्चन, वो तो ऑटोमेटिक इसके अंदर ही आ गया
कि बेदाना क्यों है, वो तो ऐसे ही पता लग गया। समझ में आ गई बात। वो क्वेश्चन इस लायक नहीं है कि इससे बच्चों को फायदा हो जाए। क्वेश्चन तो ये था कि सर इसका एग्जाम्पल बताओ ताकि हमारे परमानेंट याद हो जाए। इसलिए थोड़ी देर देख, 15-20 मिनट देख बेटा कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर देखना आपको पता लगेगा कैसे जुनूनी बच्चे यहां पर। ऐसे वैसे बच्चे नहीं, ये तूफानी बच्चे, ये एक लेक्चर के बराबर नॉलेज बेटा। इनको ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ये दुनिया के जो प्रोफेसर है ना उनसे ज्यादा नॉलेज वाले बच्चे सारे के सारे। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन निकाल लेना, ठीक है दोस्त, ऐसे मत बेटा। ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है। एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलिंगी प्रकार का जननी है, राइट, दैट अकर्स वाया सीड, होता सीड के द्वारा, मतलब सीड ही बढ़ता है, इन विच एम्ब्रियो डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहां पर एम्ब्रियो किससे डेवलप हो रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही। एपोमिक्सिस इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये फिर वापस वो एक डेफिनेशन आ रही है, इन विच सेक्सुअल ऑर्गन्स आर रिलेटेड स्ट्रक्चर टेक पार्ट बट सीड आर फॉर्म्ड। बनेगा तो बीज ही है ना, भ्रूण बनेगा, लास्ट में बीज ही बनेगा, लेकिन वो बीज कैसे बनेगा, अलैंगिक जनन से, अलैंगिक जनन से। इसके तो बहुत सारे एग्जांपल है, लॉट ऑफ एपोमिक्सिस कहीं मिल जाएगा बेटा। अरे उधर क्या बनेगा, जो पार्थेनोजेनेसिस था ना बेटा, उधर फल बनेगा, यूं समझो आप, उधर फल बनेगा, उधर फल बनेगा बिना निषेचन के, इधर बीज बनेगा बिना निषेचन के। तो एपोमिक्सिस बीज बनेगा, एपोमिक्सिस बीज बनेगा, और पार्थेनोकार्पी फल बनेगा। दोनों ही अलैंगिक जनन या अनिषेक जनन से बनेंगे, ये अलैंगिक से, वो अनिषेक से। अब आ जाओ क्लिस्टोगे, पहले आ गया क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी, केज्मोगेमी, पहले क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी उन वाले फ्लावर्स को बोलते हैं बेटा जो हमेशा बंद रहते हैं, जो कभी खिलते नहीं है। क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी खिलते नहीं, क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी खिलते नहीं। हाँ, एपोमिक्सिस बेटा सीड, और वो भी अलैंगिक जनन से, लेकिन, और उधर फल वो बिना निषेचन के। टेक्निकल टर्म भी अलग अलग आ रहे हैं। तो ये कभी खिलते ही नहीं, बंद ही रहते हैं, इनको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। और जो खिल जाते हैं ना, खुल जाते हैं, उनको बोलते हैं केज्मोगेमी। कभी खिलते नहीं, कभी खोलते नहीं, इसलिए स्वयं निषेचन करना पड़ता है इनको। क्लिस्टोगेमियो क्या होता है बेटा, हमेशा स्वयं निषेचन करते हैं, बंद ही रहते हैं हमेशा। क्लिस्टोगेमी हमेशा बंद, जिंदगी हो गई, बुढ़े हो गए तो भी खिले ही नहीं, बंद ही रहते हैं। एग्जाम्पल आ गया ना, अंगूर, खूब एग्जाम्पल है इनके, तो बहुत एग्जाम्पल है। और जो खिल जाते हैं, खुल जाते हैं, टेंग टेंग। इसमें देखो क्लिस्टोगेमी की दो शर्तें हैं, फूल खिलते नहीं, फूल है खिलते नहीं, और स्वयं निषेचन होता है अंदर का अंदर ही। भाई अंदर ही नरजन्नांग पुष्प के अंदर ही, अंदर ही मादा जन्नांग, तो अंदर का अंदर सेल पोलिनेशन कर लेंगे वो। तो खिलते नहीं, सेल पोलिनेशन, वो तो कहलाते हैं क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टो। खूब है, लॉट ऑफ एग्जाम्पल है, खूब सारे। और केज्मोगेमी क्या होंगे, इसमें फूल खिलते हैं या खुलते हैं और पर परागण होता है। यस, ऑलवेज क्लोज, ऑलवेज सेल पोलिनेशन, क्लिस्टोगेमी। और जो खिलते हैं, और खिलने वाले जो है ना बेटा, वो जरूरी नहीं कि वो ही करे, है ना, वो कभी कभी सेल पोलिनेशन कर सकते हैं, एक फूल का दूसरे से कई बार गिर जाता है, उसको भी बोलते हैं, या फिर पर परागण करते हैं, दोनों करते हैं। ठीक है, हो गया। हाँ, इनको पृथक्करण दूरी नहीं चाहिए, इनको तो कुछ नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए बेटा। यस 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 यस, बहुत अच्छे बच्चे हैं, भगवान ना ऐसे स्टूडेंट सबको देवे। मोराई मोराई, ये मोराई आई है, देखो तो कौन है, मोराई। कौन सी राई, मोराई। तो मोराई भंडारण संरचना, मोराई, मोराई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज। देखो देखो भाई, अनाजों को ना, बीजों को, अनाजों को, दानों को हम लोग ना ऐसे ऐसे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे स्टोर कर लेते हैं बेटा। तो ये मोराई कहलाती है, मोराई। भाई हमारे तो इंटेलिजेंट बच्चे भी है,
ये तो क्षमता भी पहले लिख रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा, थैंक यू। ये भारत के पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा बनाते हैं, भारत के साउथ इंडिया में ज्यादा बनाते हैं, भारत के, भाई हमारे तो यहाँ को देखो चारा के लिए बना हुआ है, जुपो या डारो ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये अनाज के लिए बनाया हुआ है, इसको मोराई कहते हैं, मोराई। ये क्या होता है यही तो बता रहा हूं भाई, लिखा पढ़ा है ना, देखो कि भारत के पूर्वी भागों में, दक्षिणी भागों में जो गांवों के लोग हैं वो धान के बीजों को, मक्का के दानों या बीजों को, ज्वार के दानों को, इनको भंडारण करने के लिए एक उल्टी शंकुनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको कहते हैं मोराई। और मोराई की भंडारण क्षमता होती है 3.5 से 18 टन।